नमस्कार। आज हम क्रोमेटिन पर चर्चा करेंगे। क्रोमेटिन जो कि क्रोमोसोम से की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और ये क्रोमेटिन जो है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन जो है इसमें उपस्थित होते हैं। प्रोटीन्स में यदि हम देखते हैं तो हिस्टोन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ हम हिस्टोन की बात करते हैं तो हिस्टोन में इसकी 4 उप इकाइयाँ होती है जो हम इसे डायग्राम में देख रहे हैं। H2A, H2B, इसमें H23 और H4, ये 4 उप इकाइयाँ जिसकी हर एक की डबल कॉपी जो है वो उपस्थित हो जाती है और मिलकर के ये 8 उप इकाइयाँ हो जाती है। इसे हम ऑक्टामर कहते हैं। तो ये ऑक्टामर जो है वो डीएनए के साथ मिल करके, ये ऑक्टामर और डीएनए ये दोनों मिल करके इस क्रोमेटिन की बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम जो होता है जो धीरे धीरे आपस में संघनित होकर के क्रोमेटिन का निर्माण करता है। अब हम एक वीडियो की सहायता से देखेंगे कि क्रोमेटिन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। Epigenetics refers to the heritable modifications in gene function or activity without changes in the DNA sequence. Epigenetic processes are genetic modifications that affect gene regulation by changing the DNA conformation. Epigenetic changes are found in many different cancer cell types. One such change is histone modification that may be caused by overexpression or aberrant recruitment of HDACs. Within the chromosome, DNA is packaged into chromatin. Chromatin consists of DNA, structural histone proteins, and non-histone proteins. Within chromatin, the repeating unit is the nucleosome. Nucleosomes are made up of 146 base pairs of 2 superhelical turns of DNA wrapped around a core of 8 histones. The histones are responsible for maintaining the chromatin's shape and structure. Epigenetic modifications, such as histone acetylation, occur at the amino terminal tails of the histones that protrude from the nucleosomes. Acetylation of histones is generally acknowledged to play a key role in the regulation of gene expression. Histone acetylation is controlled by the balance in the activity of 2 enzymes, histone acetyltransferase, or HAT, and histone deacetylase, or HDAC. For a gene to be transcribed, it must become physically accessible to transcriptional machinery. Acetylation of histones by HAT causes uncoiling of DNA and an open chromatin structure. This causes genes to become accessible to transcription factors, allowing gene expression to occur and proteins to be made. Conversely, deacetylation of histones by HDAC results in tight coiling of the DNA and a closed chromatin structure. In some cancer cells, there is an overexpression of HDACs, an aberrant recruitment of HDACs, or an underexpression of HATs, resulting in hypoacetylation of histones and therefore a condensed or closed chromatin structure. इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे डबल स्ट्रैंड डीएनए इस ऑक्टामर के साथ में मिलकर के न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है और फिर ये न्यूक्लियोसोम जीन के रेगुलेशन में किस प्रकार अपना रोल अदा करता है कि कौन से एंजाइम किस कंडीशन में जुड़ते हैं, तब जाकर के ये ओपन होता है और ये ओपन होकर जीन एक्सप्रेशन के लिए स्पेस प्रदान करता है। और फिर ये कंडेंस्ड होकर के जो अभी हम एंड में स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये जो है आगे 30 nm स्ट्रक्चर का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार अब हम देखें कि क्रोमेटिन के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से हम क्रोमेटिन के 2 प्रकार देखते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यूक्रोमेटिन जिसमें यदि इसको स्टेन किया जाए तो ये इसका एरिया जो होता है जहां ये डीएनए में उपस्थित होता है, ये एरिया होता है वो लाइट होता है। और दूसरा, ये लेस कंडेंस्ड होता है, कम संघनित होता है। तीसरा इसका मुख्य पॉइंट है वो है कि ये एरिया जीन एक्सप्रेसिंग एरिया होता है, मतलब यूक्रोमेटिन में पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें इस एरिया में जीसी रिच रीजन होता है, ग्वेनिन और साइटोसिन जो होता है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये करैक्टर जो है ये है यूक्रोमेटिन के। अब हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की।
तो इसके कंपेयर में जस्ट ऑपोजिट हेट्रोक्रोमेटिक एरिया जो होता है वो डार्क स्टैंड होता है और अधिक कंडेंस्ड होता है, अधिक संघनित होता है। साथ ही यदि हम देखें तो यहाँ पे जितने भी जीन पाए जाते हैं वो सभी साइलेंस जीन होते हैं, यानी कि नॉन एक्सप्रेसिबल जो जीन जो होते हैं वो सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं और ये पार्ट पूरा मिथाइलेटेड होता है और इस एरिया में जो हाई एटी रिच रीजन पाया जाता है, यानी जीसी कंटेंट जो है वो बहुत कम पाया जाता है। अब यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये हमने देख लिया कि यूक्रोमेटिन जो है वो एक ऐसा, इसमें लाइट पैकेज एरिया जो होता है क्रोमेटिन का, जिसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। और इसमें चूंकि जीन जो है वो एक्सप्रेसिव जीन जितने भी होते हैं वो सारे इसी पार्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इस यूक्रोमेटिक पार्ट को हम एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रीजन भी कहते हैं। तो ये जो है यूक्रोमेटिन की हम बात कर रहे हैं और यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। साथ ही सबसे ज्यादा एक्टिव पोर्शन जो होता है जीनोम का वो यूक्रोमेटिक पार्ट ही होता है। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे ये क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम में जो ऑरेंज कलर्ड जो पार्ट है ये पूरा हेट्रोक्रोमेटिक है और जो पर्पल कलर का जो पार्ट है वो यूक्रोमेटिक पार्ट है। तो जितने भी जीन एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं वो सारे यूक्रोमेटिक पार्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि इसके जो एंड पोर्शन है क्रोमोजोम के, टीलोमियर और ये बीच का सेंट्रोमियर, ये दोनों ऑरेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट है। अब हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, तो हेट्रोक्रोमेटिन में दो प्रकार हैं इसके मुख्य रूप से। एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है और दूसरा जो है वो है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट कौन सा होता है? ऐसा भाग हेट्रोक्रोमेटिन का जो हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिक ही रहता है, वो पार्ट हमेशा हेट्रोक्रोमेटिक रहता है। और दूसरा जो है इसका कैरेक्टर वो है कि ये परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा। यदि हेट्रोक्रोमेटिक है तो इनएक्टिव ही रहेगा। उस इनएक्टिव का मतलब यह है कि इस पोर्शन में उपस्थित कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो एक तरह से ये इनएक्टिव पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक का। एग्जाम्पल जैसे सेंट्रोमियर, टीलोमियर और रिट्रोपोजोन्स, जैसे हम जंपिंग जीन कहते हैं, ये सारे पार्ट जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट हैं जो हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिक रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक की। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक का मतलब यह है कि हेट्रोक्रोमेटिन का ऐसा भाग जो कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है यूक्रोमेटिन में, तो ये पोर्शन जो है वो फैकल्टेटिव कहलाता है। और ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे कि उस समय की परिस्थिति या आवश्यकता क्या है। जैसे एग्जांपल है बार बॉडी का। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की दोनों की बात की, उनके प्रकार की बात की,